नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं हूं मुकुंद माधव शर्मा। आज हम इशू इन द न्यूज के अंतर्गत भारत सरकार के एक नए इनिशिएटिव, नए कार्यक्रम का विश्लेषण करेंगे। यह अपने आप में केवल कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने आप में एक व्यापक मुद्दा भी है। यह मुद्दा है सिविल सर्विसेज में कैपेसिटी बिल्डिंग का, और यह कार्यक्रम है राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम या नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। इसे मिशन कर्मयोगी का नाम दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है और भारत सरकार ने इसका अनाउंसमेंट किया है। मिशन कर्मयोगी का मूल उद्देश्य सिविल सेवाओं के लिए एक आधारशिला रखना है, ताकि वह भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं से सराबोर रहें और विश्व भर की श्रेष्ठ पद्धतियों से सीखते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहें। तो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे मिशन कर्मयोगी का या राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम का। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं हम कि यह मिशन कर्मयोगी या राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम 3 रूपों में कार्य करता है। पहला इंडिविजुअल स्तर पर, दूसरा संस्थागत स्तर पर और तीसरा प्रक्रिया के स्तर पर। इंडिविजुअल स्तर पर देखें तो इसके लिए एक कंपिटेंसी फ्रेमवर्क लाया जाएगा, जिसके माध्यम से एक डोमेन और फंक्शनल स्किल डेवलप की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें, एक संरचना विकसित की जाएगी। एक संस्थागत स्तर पर एक संरचना विकसित की जा रही है, जिसके अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल होगी, और उसके अलावा उसको सहयोग देने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन होगा। स्पेशल पर्पज व्हीकल भी होगा एक, जो मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म होगा, उसे ऑन करेगा और ऑपरेट करेगा। इसके अलावा एक कोऑर्डिनेशन यूनिट होगी, जिसके हेड कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं, इसको आगे बढ़ते हुए और चीज़ों को देख लेते हैं कि आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जिसका संचालन एसपीवी या स्पेशल पर्पज व्हीकल करेगा। यह स्पेशल पर्पज व्हीकल नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होगी, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। तो यह एसपीवी क्या करेगा? यह एसपीवी आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का विकास करेगा, और आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिविल सर्वेंट्स जहां कहीं पे भी हो वहां पर ट्रेनिंग प्राप्त कर सकेंगे ऑनलाइन। अब उनको वहां पर किसी एक ट्रेनिंग एकेडमी पर्टिकुलर वहां तक उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह ऑनलाइन ट्रेनिंग प्राप्त कर सकेंगे, और यह ट्रेनिंग प्राप्त होगी सिविल सर्विसेज के करियर के ड्यूरेशन में। और फाउंडेशन जो ट्रेनिंग होती है उस तरह से होती रहेगी, लेकिन यह मूल रूप से सिविल सेवाओं के लिए एक ट्रेनिंग का कार्य करेगा सिविल सर्विसेज के कार्यकाल के दौरान। तो आईगॉट जो प्लेटफॉर्म होगा, जिसके माध्यम से सिविल सर्वेंट्स ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे और बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखेंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है आगे भी हम उसको समझेंगे। तो इसके बारे में, आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया, और इसके बारे में उन्होंने कहा कि आईगॉट प्लेटफॉर्म विल इनेबल द ट्रांजिशन टू ए रोल बेस्ड एचआर मैनेजमेंट एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। मिशन कर्मयोगी एम्स टू प्रिपेयर सिविल सर्वेंट्स फॉर द फ्यूचर बाय मेकिंग देम मोर क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड इनोवेटिव थ्रू ट्रांसपेरेंसी एंड टेक्नोलॉजी। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया, और इसमें उन्होंने रोल बेस्ड एचआर मैनेजमेंट पर काफ़ी फोकस किया। अब रोल बेस्ड एचआर मैनेजमेंट पर काफ़ी फोकस किया जाएगा और कंटिन्यूअस लर्निंग पर फोकस किया जाएगा। तो दोस्तों, इसका माध्यम से क्या होगा? इसके माध्यम से क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड इनोवेटिव सिविल सर्वेंट बनाना है। क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड इनोवेटिव सिविल सर्वेंट बनाना है, जिसके अंतर्गत ट्रांसपेरेंसी हो और टेक्नोलॉजी के माध्यम से कार्य करें। तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये ट्वीट किया और अपने विचार रखे। इसके अलावा दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल में जो राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी एक ट्वीट किया, और उसमें भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया। उसमें उन्होंने बताया, मिशन कर्मयोगी विल बी ए सेल्फ ड्रिवन कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग प्रोग्राम। क्या होगा? सेल्फ ड्रिवन कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग प्रोग्राम। इट मीन्स अब कॉम्पिटेंसी बिल्ड करने के लिए, अब अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए दूसरे का सहारा नहीं लेना होगा, बल्कि अब क्या होगा? सेल्फ ड्रिवन कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग प्रोग्राम होगा। मिशन कर्मयोगी या राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम क्या होगा? सेल्फ ड्रिवन कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग प्रोग्राम होगा, वेयर एवरी सिविल सर्वेंट विल ट्राई टू अटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी प्राप्त करेंगे, और यह प्राप्त कैसे करेंगे? एक सेल्फ ड्रिवन कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग प्रोग्राम के माध्यम से। और सिविल सर्वेंट क्या करेंगे? ट्राई टू अटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी। तो इस तरह से जितेंद्र सिंह जी ने ट्वीट किया और अपने विचार रखे। इस तरह से अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, इस कार्यक्रम को व्यापक रूप से और समझते हैं। दोस्तों, इसको आगे बढ़ते हुए देखते हैं दोस्तों
कि सिविल सर्विसेज में मूलभूत रूप से कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी विद्यमान है, जैसे उसके स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम है। सिविल सर्विसेज के में, सिविल सर्विसेज में आप देखते हैं कि उनके अंतर्गत एक कॉलोनियल माइंडसेट है, औपनिवेशिक कार्य संस्कृति उनके अंदर विद्यमान है, औपनिवेशिक मस्तिष्क उसके अंतर्गत एक तरह से विद्यमान है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, शासक वर्ग की एक मानसिकता होती है, जबकि जरूरत है अभी सेवक वर्ग की मानसिकता। उनमें के अंतर्गत क्या होता है, सिविल सर्वेंट कहते हैं हम, सिविल सेवकों को क्या कहते हैं, सिविल सर्वेंट कहते हैं, लेकिन उनके अंतर्गत एक सर्वेंट की भावना विलीन होती जा रही है और उनके अंदर सिविलिटी का भी अभाव देखा जाता है। तो ऐसे में ब्यूरोक्रेसी का क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी समय समय पर क्या करती है, अपने हितों को संचालित करने के लिए पॉलिटिक्स के साथ में भी एक नेक्सस स्थापित कर लेती है और पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी एक नेक्सस डेवलप हो जाता है और इसके माध्यम से क्या होता है, दोनों पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स अपने हितों को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में ब्यूरोक्रेसी केवल ब्यूरोक्रेसी नहीं रह जाती है, बल्कि ब्यूरो क्रेजी हो जाती है। सिविल सर्विसेज क्या होती है, क्रेजी हो जाती है, उनके अंतर्गत एक ईगो डेवलप हो जाता है। तो यह किस वजह से है, यह प्रॉब्लम है उनके स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि जो वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर सिविल सेवाओं की आधारशिला रखी गई थी और कन्वेंटेड और नॉन कन्वेंटेड सिविल सेवाओं की जो भूमिका रखी गई थी, उसी तरह की भूमिकाएं कहीं ना कहीं उसी तरह की एक औपचारिक पदसोपान लगातार चलता रहा और स्वतंत्रता के बाद से हमने काफी सुधार किए, लेकिन फिर भी हमने मूल संरचना उसी तरह से ब्रिटिश औपनिवेशिक कार्य संस्कृति की ही देन देखी जाती है। तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, अब पारदर्शिता और फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता है और उसके अनुसार सुधार करने की अब आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों, स्ट्रक्चर के अलावा बात करें तो रिक्रूटमेंट की बात आती है। तो रिक्रूटमेंट में भी दो तरह की बात आती है, एक तो प्री रिक्रूटमेंट रिफॉर्म्स की बात आती है। तो उसके लिए हाल ही में सरकार ने क्या किया है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लाई है, उसको मैं अभी आपको संक्षेप में डिस्कस करूंगा आगे। और इसके अलावा पोस्ट रिफॉर्म के लिए क्या लाया गया है, मिशन कर्मयोगी। पोस्ट रिक्रूटमेंट के लिए क्या लाया गया है, मिशन कर्मयोगी। और यह रिक्रूटमेंट के बाद यह कार्यक्रम क्या करेगा, सिविल सेवकों में सक्षमता निर्माण का प्रयास करेगा, सक्षमता विकास का कार्य करेगा। और बात आती है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। तो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता ही है, राष्ट्रीय क्षमता विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को लाया गया है और इसके माध्यम से सिविल सर्विसेज की एक बेस्ट प्रैक्टिसेस के माध्यम से विश्व भर में जो अनुभव उपलब्ध हैं उसके माध्यम से क्या किया जाएगा, उसके माध्यम से सिविल सर्विसेज के अंदर कैपेसिटी बिल्ड की जाएगी। क्योंकि इस मिशन का उद्देश्य ही है कि सिविल सेवकों में भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं के अनुसार क्षमताएं विकसित की जाएं, जिससे कि वह विश्व भर की श्रेष्ठ पद्धतियों से सीख सकें और अपनी जड़ों से जुड़े रहें। तो इस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जाती है। दोस्तों, परफॉर्मेंस एंड प्रमोशन की बात की जाती है तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात की जाती है और वर्तमान में आप देखते हैं कि 360 डिग्री अप्रेजल की बात की जाती है। और केवल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसमें भी कई डायमेंशन जुड़ती जा रही है। प्रमोशन को भी अब स्किल और कैपेसिटी से जोड़कर देखा जा रहा है वर्तमान में। इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से प्रोफेशनल एंड मॉडर्न सिविल सर्विसेज का एक कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है और उनके अंतर्गत अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों, इन सारी जो कमियां हैं संरचना में या फिर रिक्रूटमेंट के स्तर पर या फिर और कहीं के स्तर पर, कैपेसिटी बिल्डिंग के लेवल पर अगर बात की जाए तो मिशन कर्मयोगी या राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम आगे काफी बढ़ने का प्रयास करेगा और सिविल सेवाओं में जो विद्यमान कमियां हैं वर्तमान में उनको दूर करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में दोस्तों अगर कैपेसिटी बिल्डिंग के स्तर पर देखा जाए तो क्या कमियां हैं, सबसे पहले देखा जाए तो दोस्तों इसमें कुछ कमियां जो दिखाई देती है, वो पहली कमी है डाइवर्स एंड फ्रेगमेंटेड ट्रेनिंग लैंडस्केप। अर्थात जो वर्तमान में सिविल सेवकों के लिए जो ट्रेनिंग अवेलेबल है वह काफ़ी फ्रेगमेंटेड है, काफ़ी डाइवर्स है और काफ़ी अलग अलग उसमें सामंजस्य का अभाव दिखाई देता है। डाइवर्स एंड फ्रेगमेंटेड ट्रेनिंग लैंडस्केप है। इसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ साइलोज एट डिपार्टमेंटल लेवल प्रिवेंटिंग शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया डेवलपमेंट एस्पायरेशंस। भारत की विकास की जो आकांक्षा है वह विकास की आकांक्षाएं कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल लेवल जो नैरो आउटलुक है वहां तक सीमित होकर रह गई हैं। उनमें एक साइलोस की प्रॉब्लम है, अर्थात अब केवल डिपार्टमेंट के एक नैरो आउटलुक तक सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है, नियम कानून तक चिपके रहने की प्रवृत्ति होती है और डिपार्टमेंट के स्तर पर ही ज़्यादा जागरूकता रहती है और डिपार्टमेंट के लेवल पर ही ज़्यादा उत्तरदायित्व की भावना रहती है। उसमें शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग और शेयर्ड वैल्यूज की कमी रहती है, इसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा मिशन कर्मयोगी के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों देखें तो इसमें ट्रेनिंग में और क्या कमी है, इनकंसिस्टेंसी इन ट्रेनिंग
प्रायोरिटीज, कंपिटेंसी एंड पेडागोगी, अर्थात वर्तमान में ट्रेनिंग की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, क्या क्षमताएं होनी चाहिए और किस तरह से उसमें नॉलेज और अन्य चीजें डेवलप की जानी चाहिए, इसका कहीं ना कहीं अभी अभाव दिखाई देता है। तो इस तरह से 3 समस्याएं तो ये हैं ही, इसके अलावा और भी समस्याएं दिखाई देती है। चौथी समस्या है लैक ऑफ कॉमन प्लेटफॉर्म एंड बैरियर टू एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। अभी वर्तमान में एक कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके माध्यम से नॉलेज को एक्सचेंज किया जा सके और एक तरह से नॉलेज एक्सचेंज में काफी बाधा दिखाई देती है। तो दोस्तों 5वीं समस्या देखते हैं, लैक ऑफ लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस लर्निंग एनवायरनमेंट। अभी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए एक कंटिन्यूअस एनवायरनमेंट का अभाव पाया जाता है। एक बार कोई व्यक्ति अगर सिविल सेवक बन जाता है तो ऐसे में क्या होता है कि वह अपने आप को परमानेंट मानता है और अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप करने का प्रयास नहीं करता है, वह सीखने का प्रयास नहीं करता है। तो ऐसे में लैक ऑफ लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस लर्निंग एनवायरनमेंट की लैक ऑफ लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस लर्निंग एनवायरनमेंट पाया जाता है। तो इसे दूर करने की आवश्यकता है। और इसके अलावा एक और समस्या ये है रिडंडेंसी एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। ट्रेनिंग के लिए एफर्ट भी किए जा रहे हैं और पता चला कि संसाधनों के स्तर पर डुप्लीकेसी है या फिर प्रयासों के स्तर पर डुप्लीकेसी दिखाई देती है। सामंजस्य का अभाव दिखाई देता है संसाधनों के स्तर पर भी और प्रयासों के स्तर पर भी। तो इसे दूर करने की आवश्यकता है और यह दूर किया जाएगा मिशन कर्मयोगी के माध्यम से। और अब एक कॉमन प्लेटफॉर्म डेवलप होगा, आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। आईगॉट का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो ये इसके लिए एक प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा एक स्पेशल पर्पज व्हीकल के माध्यम से और उसको चलिए हम आगे देख लेते हैं चीजों को। दोस्तों वर्तमान में अगर देखें तो मिशन कर्मयोगी की बात करें कि आखिरकार क्यों लाया गया, आखिरकार क्या कमियां थी। कुछ कमियां तो हमने डिस्कस कर ली, कुछ कमियां और रीजन और हम डिस्कस कर लेते हैं। वर्तमान में क्या है? लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन ट्रेनिंग प्रायोरिटीज, कंपिटेंसी एंड पेडागोगी अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस। देश के अंतर्गत बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं ट्रेनिंग देने के लिए और उनके अंतर्गत क्या होता है, उनके अंतर्गत उनमें आपस में समन्वय का एक अभाव दिखाई देता है। उनमें सक्षमता निर्माण के लिए क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए उसमें सामंजस्य का एक अभाव दिखाई देता है। इसके अलावा डिफिकल्टी इन फाइंडिंग ऑफिशियल्स विद राइट कंपिटेंसी फॉर ए टास्क। कोई पर्टिकुलर टास्क करना है और उसके लिए कौन सा व्यक्ति होना चाहिए, कौन सा व्यक्ति फिट होगा, कौन सा व्यक्ति उसकी कॉम्पिटेंसी उससे मैच कर रही है, इसमें काफी डिफिकल्टी दिखाई देती है। इसके अलावा लैक ऑफ लिंकेजेज बिटवीन रोल एंड कंपिटेंसी। क्षमता और उसकी भूमिका के अंतर्गत एक सामंजस्य बनाने में कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है, उसमें जुड़ाव विकसित करने की कमी दिखाई देती है। तो इसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा साइलोस की प्रॉब्लम मैंने बताई थी कि डिपार्टमेंटल नैरो आउटलुक की प्रॉब्लम होती है और इसके अलावा डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट की समस्या दिखाई देती है। अब दोस्तों देखें कि मिशन कर्मयोगी आखिरकार किस तरह से फ्यूचर के लिए रेडी सिविल सर्विसेज को तैयार करता है, फ्यूचर के लिए सिविल सर्विसेज को तैयार करता है राइट एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज के साथ और विजन ऑफ न्यू इंडिया को डेवलप करने के लिए। तो इसको हम देख लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या होगा दोस्तों कि डोमेन एंड फंक्शनल कंपिटेंसी डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। डोमेन एंड कंपिटेंसी डोमेन एंड फंक्शनल एंड कंपिटेंसी फ्रेमवर्क डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा और जो कंटेंट डेवलपमेंट किया जाएगा, जो आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म होगा उस पर बेस्ट प्रैक्टिसेस के माध्यम से डोमेन, फंक्शनल और कंपिटेंसी उनमें डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। बेस्ट कंटेंट अवेलेबल होगा जिसके माध्यम से सिविल सर्वेंट सीख सकेंगे। तो दोस्तों इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से हमारा उद्देश्य मूल रूप से क्या उद्देश्य है, हमारा मूल रूप से उद्देश्य है ईज ऑफ लिविंग को डेवलप करना, कंपिटेंसी टू एंश्योर ऑन टाइम एंड इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी फॉर सिटीजन्स। दोस्तों कई राज्यों ने, जैसे राजस्थान ने पब्लिक गारंटी एक्ट लाया है, मध्य प्रदेश ने, कई राज्यों ने और ने भी लाया है। तो उसका उद्देश्य क्या है? ईज ऑफ लिविंग। सामान्य रूप से हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, लेकिन ईज ऑफ लिविंग की बात कम करते हैं। लोगों के जीवन स्तर को आसान करना सिविल सर्वेंट का मूल उद्देश्य होना चाहिए और सामान्य जीवन को सुनिश्चित करना और इसके अलावा क्वालिटी ऑफ सर्विस को डिलीवर करना यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए और समयबद्ध तरीके से सेवाएं दी जानी चाहिए, तभी उनकी जो ट्रेनिंग है उसका कुछ फायदा दिखेगा। तो इसके अलावा सिविल सेवकों में क्या होता है, सिविल सेवकों को जरूरी है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुसार वह अपनी क्षमताओं को विकसित करें और न केवल गोल्स ड्रिवन होना चाहिए बल्कि बिहेवियरल कंपिटेंसी भी उनके अंतर्गत डेवलप होनी चाहिए। गोल्स ड्रिवन होने चाहिए और बिहेवियरल कंपिटेंसी उनके अंतर्गत डेवलप होना चाहिए। इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी एनवायरनमेंट बनेगा। कहते हैं ना कि फ्रेंडली ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए,
फ्रेंडली ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए वातावरण एक सुनिश्चित हो सके। क्रिएटिंग पॉलिसीज एंड डिलीवरिंग सर्विसेज कंडक्टिव टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो वातावरण जरूरी है उस तरह से सेवाएं प्रदान की जाएं। इसके अलावा सिटीजन सेंट्रिसिटी, सिटीजन सेंट्रिसिटी भी एक मूलभूत उद्देश्य है। सिटीजन सेंट्रिसिटी रेस्पेक्टफुल इंटरेक्शंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉम्पिटेंसीज, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज एंड एटीट्यूडनल चेंज, ये सारी चीज़ें देखी जानी चाहिए सिविल सर्वेंट के अंतर्गत। तो मिशन कर्मयोगी मूल रूप से इन सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखता है और ये सारे उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, इसके अलावा सिटीजन सेंट्रिसिटी, ये मूलभूत उद्देश्य दिखाई देते हैं इसके अंतर्गत। दोस्तों इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए इस मिशन के अंतर्गत किया जाएगा कंपिटेंसी लेड कैपेसिटी बिल्डिंग होगी और इंडिया ऑन सिविल सर्विसेज कैपेसिटी या कंपिटेंसी फ्रेमवर्क होगा। इंडिया का स्वयं का सिविल सर्विसेज कंपिटेंसी फ्रेमवर्क होगा। इसके अलावा शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया डेवलपमेंट एस्पायरेशंस, नेशनल प्रोग्राम एंड प्रायोरिटीज, ये सारी चीजें इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनिश्चित की जाएंगी। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी थ्रू ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशंस, एक ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन होगा सिविल सर्विसेज में और इसके अलावा स्केल ऑफ इम्पैक्ट भी रहेगा। इसमें 30 लाख यूजर एक साल में संभावना है और 1 से 2 करोड़ लॉन्ग रन में संभावना है, भविष्य में संभावना है। तो इस तरह से दोस्तों मिशन कर्मयोगी मिशन कर्मयोगी क्या करेगा, एक फ्यूचर के लिए रेडी करेगा सिविल सर्विसेज को एक राइट एटीट्यूड के साथ, स्किल्स के साथ और राइट नॉलेज के साथ में। तो इस तरह से मिशन कर्मयोगी की अपने आप में काफ़ी व्यापक भूमिका दिखाई देती है और इसके लाभ और इसकी चुनौतियां तो हम आगे देखेंगे ही कि आखिरकार किस तरह से चुनौतियां दिखाई देती हैं। लेकिन सिविल सर्विसेज के कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्र में यह अपने आप में एक काफ़ी सराहनीय कदम दिखाई देता है। दोस्तों मिशन कर्मयोगी के माध्यम से इस तरह से कई चीज़ें की जाएंगी, कई तरह से प्रावधान किया जाएंगे। इसका मूलभूत उद्देश्य क्या दिखाई देता है कि प्रोएक्टिव एंड पोलाइट सर्विस क्रिएट करना, प्रोएक्टिव एंड पोलाइट सिविल सर्वेंट क्रिएट करना। इसके अलावा प्रोफेशनल एंड प्रोग्रेसिव सिविल सर्वेंट क्रिएट करना। इसके अलावा एनर्जेटिक एंड इनेबलिंग सिविल सर्वेंट क्रिएट करना और ट्रांसपेरेंट और टेक इनेबल्ड, टेक्नोलॉजी से इनेबल्ड होना चाहिए। वर्तमान में क्या दिखाई देता है, वर्तमान में सिविल सर्वेंट बहुत सारे हो जाते हैं, रिक्रूट हो जाते हैं, लेकिन उनमें एक तरह से वैज्ञानिक मनोवृत्ति का अभाव दिखाई देता है। और दोस्तों आपको पता है कि ऐसे एस्पायरेंट जिनमें साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, वैज्ञानिक मनोवृत्ति नहीं है, वह फ्यूचर इंडिया के लिए, नए इंडिया के लिए किस तरह से अपने एक्सपेक्टेशन डेवलप कर सकते हैं। नए इंडिया में ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि साइंटिफिक टेम्पर उनके अंतर्गत होना चाहिए। तो कहने का सेंस यही है कि जिन अभ्यर्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति नहीं है, सिविल सेवा उनका क्षेत्र नहीं है, अर्थात सिविल सेवा के क्षेत्र में ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए जिनके अंतर्गत वैज्ञानिक मनोवृत्ति नहीं है। तो अगर आ भी जाते हैं तो क्या होना चाहिए, उनके अंतर्गत ट्रेनिंग के माध्यम से एक कैपेसिटी बिल्डिंग की जानी चाहिए और साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना चाहिए। तो इसके अलावा क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच उनकी होनी चाहिए, सिविल सर्वेंट्स की क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों इमेजिनेटिव एंड इनोवेटिव होना चाहिए। फ्यूचर इंडिया के लिए उनका इमेजिनेटिव होना जरूरी है, आगे की चीज़ों को वह सोच सकें, आगे के लिए अपने दूरदर्शी दृष्टिकोण को विकसित कर सकें। ऐसे सिविल सर्वेंट वर्तमान में हमें आवश्यकता है और फ्यूचर इंडिया के लिए और न्यू इंडिया के लिए इस तरह के एक्सपेक्टेशन आवश्यक हैं। तो मिशन कर्मयोगी क्या करता है, मिशन कर्मयोगी इज एन एंडेवर टू रीइनकार्नेट ए गवर्नमेंट सर्वेंट इनटू एन आइडियल कर्मयोगी टू सर्व द नेशन बाय enabling him to be creative, to be constructive, to be proactive and technically empowered। इस तरह से मिशन कर्मयोगी मूल रूप से इस तरह से कई क्षमताओं को विकसित करता है। दोस्तों यहाँ पर कर्मयोगी शब्द बार बार आ रहा है और कर्मयोगी शब्द का यहाँ पर क्या कॉन्टेक्स्ट है इसको भी थोड़ा सा हम समझने का प्रयास कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर कर्मयोगी अगर शब्द को देखें तो कर्मयोगी शब्द की अगर हम बात करते हैं तो कर्मयोगी शब्द लिया गया है मूल रूप से भगवद गीता से और अन्य भारतीय ग्रंथों में भी कर्मयोगी का उल्लेख दिखाई देता है। तो कर्मयोगी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें ईर्ष्या और द्वेष का भाव दिखाई देता है, जो निष्पक्ष तरीके से कार्य करता है और निष्काम भाव से अपने कर्म को कर्तव्य भावना से ओतप्रोत होते हुए करता है। वह ना तो विश्व के लिए उत्तेजना का कारण बनता है और ना ही वह विश्व से प्रभावित होता है, अर्थात नकारात्मक रूप से विश्व से प्रभावित नहीं होता है। उसके अंतर्गत संयम का एक दृष्टिकोण होना चाहिए। इस तरह से कई प्रॉपर्टीज, कई विशेषताएं, कई कैरेक्टरिस्टिक सिविल सर्वेंट के अंतर्गत भी वर्तमान में अपेक्षा की जाती है। इस तरह से उसे सिविल सर्वेंट को एक तरह से कर्मयोगी के रूप में संज्ञा दी जाती है।
सिविल सर्वेंट को एक कर्मयोगी की संज्ञा इसलिए भी दी जाती है क्योंकि वह उनको जनता की भलाई के लिए कार्य करना है, और जनता ही जनार्दन है, जनमानस है, और जनमानस को लोकतंत्र में सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। कहते हैं ना हम भारत के लोग, इट मीन्स कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया के माध्यम से क्या होता है, चाहे वह पब्लिक सर्वेंट हो, सिविल सर्वेंट हो या फिर गवर्नमेंट हो, सभी कहीं ना कहीं उससे ही अपना मैंडेट ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने कर्मयोगी शब्द का थोड़ा सा उल्लेख कर लिया, देख लिया कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, अब वर्तमान में क्या क्या रिफॉर्म हो रहे हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में, अब हम इसको देख लेते हैं। दोस्तों वर्तमान में हायरिंग रिफॉर्म्स बाय ब्रिंगिंग ए नोडल रिक्रूटिंग एजेंसी, हाल ही में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लाई गई है, NARA। ये क्या है, प्री रिक्रूटमेंट रिफॉर्म मेजर है, यह ये क्या है कि प्री रिक्रूटमेंट रिफॉर्म मेजर है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि कुछ एग्जाम्स होंगे, उनका एक कंबाइन एक स्क्रूटनी की जाएगी, स्क्रूटनी के लिए एक शुरुआती एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों लेटरल एंट्री का प्रयास किया जा रहा है ज्वाइंट लेवल पोजीशंस के लिए। ज्वाइंट लेवल पोजीशंस के लिए क्या किया जा रहा है, लेटरल एंट्री का प्रोविजन किया जा रहा है। इससे पहले भी कई कमेटी और कमीशन ने कहा है कि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की पोजीशन है और उससे ऊपर की लेवल की पोजीशन है, उनमें क्या होना चाहिए, लेटरल एंट्री होनी चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग वगैरह के लिए भी कई कमेटी और कमीशन ने सिफारिश की है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोविजन ऑफ नॉन IAS ऑफिसर इन पॉलिसी मेकिंग रूल्स, हाल ही में क्या किया गया है, हाल ही में क्या है, कई जगह पर नॉन IAS ऑफिसर को भी शामिल किया जा रहा है, जहाँ पर वह पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी रोल निभा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों शॉर्ट टर्म पोस्टिंग ऑफ यंग IAS ऑफिसर एट डिफरेंट सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑन ए प्रोबेशन बिफोर देयर पोस्टिंग इन डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग करने से पहले कुछ सेंट्रल डिपार्टमेंट में भी कुछ नियुक्तियां दी जा रही हैं। इसके माध्यम से वह कार्य संस्कृति को देख सकें और अपने आप को उसी तरह से तैयार करें जैसी आवश्यकता है। तो ये सारे पर्पज भी हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेनिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स थ्रू ए प्रोग्राम कॉल्ड आरंभ, अभी हाल ही में आरंभ कार्यक्रम के माध्यम से एक शुरुआती ट्रेनिंग दी गई। द कॉमन फाउंडेशन कोर्स फॉर सिविल सर्विस प्रोफेशनल्स आरंभ वाज कंडक्टेड एट द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन केवड़िया विद अराउंड 450 सिविल सर्विस प्रोफेशनल्स particularly participating in it, सिविल सर्विस प्रोफेशनल्स पार्टिसिपेटिंग इन इट। तो आरंभ नामक कार्यक्रम में हाल ही में सिविल सर्वेंट ने कुछ पार्टिसिपेट किया, 450 सिविल सर्वेंट थे, प्रोफेशनल थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास उन्होंने केवड़िया जो टाउन है गुजरात में, उसमें उन्होंने ट्रेनिंग को प्राप्त किया आरंभ कार्यक्रम के अंतर्गत। दोस्तों आपको पता है कि आधुनिक भारत में अगर देखें तो आधुनिक भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में सरदार वल्लभ भाई को एक संज्ञा दी जाती है, तो वहाँ पर इसका काफ़ी महत्व दिखाई देता है इस ट्रेनिंग को किए जाने का। दोस्तों अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं कि आखिरकार नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के क्या कोर गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। जो राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम है, इसके कुछ कोर गाइडिंग प्रिंसिपल हैं, कुछ उद्देश्य हैं और कुछ सिद्धांत हैं, तो इनको देख लेते हैं। इसका उद्देश्य है रूल बेस्ड से रोल बेस्ड HR मैनेजमेंट डेवलप किया जाए। अभी क्या किया जाता है और पहले क्या किया जाता है लगातार, दोस्तों कि रूल बेस्ड हायरार्की ज़्यादा डेवलप की जाती है बजाय कि रोल बेस्ड हायरार्की और रोल बेस्ड HR मैनेजमेंट को डेवलप करने के। सिविल सर्वेंट में रूल से चिपके रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और वह जो वर्तमान में उनको भूमिका दी गई है उसको समझने में काफ़ी कुछ कमी दिखाई देती है। तो अब क्या किया जाएगा, रोल बेस्ड HR मैनेजमेंट डेवलप किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि केवल सिविल सर्वेंट के अंतर्गत सिविल सर्वेंट की जो ट्रेनिंग दी जाएगी तो इसके अंतर्गत केवल IAS ऑफिसर और IAS, IRS, IFS इस तरह के अधिकारी नहीं है, बल्कि अब और अन्य तरह के अधिकारी भी हैं, वह हैं ग्रुप B लेवल के और ग्रुप C लेवल के। आप देखते हैं कि ग्रुप A के अधिकारी हैं वह तो 3% ही है, जबकि ग्रुप B के 11% हैं और ग्रुप A कैटेगरी के अंतर्गत दोस्तों 3% है और ग्रुप B के अंतर्गत 8% सिविल सर्वेंट्स हैं। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण रूप से ग्रुप C के अंतर्गत 89% सिविल सर्वेंट पाए जाते हैं, जिनको कि फ्रंट टू फ्रंट कार्य करना है, जिनको जुड़े रहना है, जिनको फील्ड से रिलेटेड कार्य करना है, नॉन मैनेजरियल कार्य करने हैं, उनको फंक्शनल कार्य करने हैं। तो उनकी ट्रेनिंग की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और उसमें रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड HR मैनेजमेंट की काफ़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता दिखाई देती है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं एम्फेसाइज ऑन ऑन साइट लर्निंग टू कंप्लीट ऑफ साइट लर्निंग।
अब वर्तमान में क्या किया जाएगा कि ऑन साइट लर्निंग पर ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा बजाय कि ऑफ साइट लर्निंग का। अब ऐसे में क्या होगा कि ऑन साइट प्लेटफॉर्म क्या है, iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है और उसके माध्यम से ऑन साइट ट्रेनिंग दी जाएगी, ऑन साइट लर्निंग होगी इसके माध्यम से, और ऑफ साइट लर्निंग की कमी की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में जाएं लोग और अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं, क्योंकि कार्यरत हैं तो ऐसे में मुश्किल होगा। इसके अलावा एक ऐसे इकोसिस्टम को डेवलप करना जिसके माध्यम से शेयर्ड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अर्थात जहां जिस तरह से आवश्यकता है उस तरह से संसाधन हो और उस तरह से ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर किया जा सके। तो ऑनलाइन के माध्यम से ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर किया जा सकता है, लेकिन ऑफलाइन अगर हम सोचें कि ट्रेनिंग एकेडमी में अगर शेयर किया जा रहा है तो ऐसा संभव नहीं है, ट्रेनिंग को शेयर करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो दोस्तों इसके अलावा कैलिब्रेट ऑल सर्विसेज पोजीशन टू ए फ्रेमवर्क ऑफ रोल्स एक्टिविटीज एंड कॉम्पिटेंसीज FRS अप्रोच, ये भी इसका एक उद्देश्य होगा अपने आप में, जो कि अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से दोस्तों 4 तो हमने देख लिए, और भी हम देख लेते हैं और गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, 5वां है बिल्ड एंड स्ट्रेंथन देयर बिहेवियर फंक्शनल एंड डोमेन कॉम्पिटेंसी। एक कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क इसके अंतर्गत होगा और उसके माध्यम से क्या होगा कि बिहेवियरल, फंक्शनल और डोमेन कॉम्पिटेंसी देखी जाएगी और उनकी विकसित की जाएगी। इसके अलावा को क्रिएशन एंड शेयरिंग द कोलैबोरेटिव एंड कॉमन इकोसिस्टम ऑफ लर्निंग थ्रू एन एनुअल फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन फॉर एवरी एम्प्लॉई। एक एनुअल फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन होगा जो 431 रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, वो हम आगे देखेंगे अभी, और उसके माध्यम से क्या होगा कि एक कॉमन इकोसिस्टम डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। एनकरेज एंड पार्टनर विद द बेस्ट इन क्लास लर्निंग कंटेंट क्रिएटर्स, इसका ये भी उद्देश्य है अपने आप में, ये भी एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। इसके अलावा अंडरटेक डेटा एनालिटिक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ डेटा एमिट प्रोवाइडेड बाय iGOT कर्मयोगी। iGOT कर्मयोगी के माध्यम से जो डेटा प्रोवाइड किया जाएगा तो उसकी भी डेटा एनालिटिक्स की जाएगी। तो इस तरह से हमें कोर गाइडिंग प्रिंसिपल हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं और हम चीज़ों को देखते हैं कि आखिरकार किस तरह से मिशन कर्मयोगी आगे काफ़ी महत्वपूर्ण दिखाई देता है। दोस्तों मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत जैसा कि हमने बताया था और कुछ चीज़ों को जिक्र किया था, तो मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत रूल से रोल की तरफ शिफ्ट होगा और क्रेडिबल एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा, कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस एनालिसिस की जाएगी, डेटा ड्रिवन गोल सेटिंग होगी एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म एंड मेड इन इंडिया होगा, ऑफरिंग सर्विस अराउंड लर्निंग एंड करियर मैनेजमेंट। न केवल लर्निंग के लिए बल्कि करियर मैनेजमेंट के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इनेबलिंग पॉलिसीज होंगी टू अपग्रेड एंड हार्मोनाइज कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग को हार्मोनाइज करने के लिए एक इनेबलिंग पॉलिसी होंगी, अर्थात समर्थनकारी नीतियां होंगी। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रेटेजिक HR मैनेजमेंट होगा, जिससे कि राइट कॉम्पिटेंसी डेवलप की जा सके, दैट मीन्स बिहेवियरल, डोमेन एंड फंक्शनल कॉम्पिटेंसी डेवलप की जा सके। तो इस तरह से दोस्तों इस तरह से कई विशेषताएं दिखाई देती हैं और इसके लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका उद्देश्य ये सारे हमने देख लिए, और इसके अंतर्गत दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है, पॉलिसी फ्रेमवर्क है, HR मैनेजमेंट होगा, मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन सिस्टम होगा, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर होगा, और इसके अलावा दोस्तों कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क होगा, FRS होगा। तो इस तरह से इसके माध्यम से इस तरह के रोल पूरे किए जा सकेंगे। तो अब दोस्तों थोड़ा सा हम और आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं कि आखिरकार डेवलपिंग इसमें क्या होगा कि पॉलिसी, इसके 6 पिलर्स हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के 6 पिलर्स होते हैं दोस्तों। कौन कौन सा? एक तो पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा, और इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क आपको बताइए, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि PMHR काउंसिल होगी, उसके भी क्या फंक्शन होंगे वो हम देख लेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन होगा, कैबिनेट यूनिट होगी, और इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ चीज़ें होंगी, उनको हम देख लेंगे। iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म और इस तरह से अन्य चीज़ें भी दिखाई देती हैं। स्पेशल पर्पज व्हीकल होगा, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क होगा, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क होगा iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के द्वारा, और द इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम भी होगा, द मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन फ्रेमवर्क भी सुनिश्चित हो सकेगा। तो इस तरह से देखते हैं मिशन कर्मयोगी अपने आप में काफ़ी व्यापक मिशन दिखाई देता है, और इसके 6 पिलर्स हमने देख लिए दोस्तों। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत रूल बेस्ड टू रोल्स बेस्ड हम ट्रांजिशन को देखेंगे, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। और इस तरह से हमने कई चीज़ें देखी हैं ऑलरेडी, और कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी और डिस्कस कर ले रहे हैं
कि जैसे इसमें रोल बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो होगा ही, इसके अलावा ऑन साइट लर्निंग से ऑफ साइट लर्निंग से क्या किया जाएगा कि एम्फेसाइज रोल ऑफ ऑन साइट लर्निंग इन कॉम्प्लीमेंटिंग ऑफ साइट लर्निंग। ऑफ साइट लर्निंग जो की जाती है, जो ट्रेनिंग एकेडमी में जो लर्निंग की जाती है, वहाँ पर जो सीखने की प्रवृत्ति होती है उसको हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे ऑन साइट लर्निंग के साथ में। अर्थात अब ऑन साइट लर्निंग, ऑन साइट ट्रेनिंग और ऑफ साइट लर्निंग या ऑफ साइट ट्रेनिंग दोनों को काफ़ी पूरक बनाया जाएगा दोस्तों। अब हम थर्ड पॉइंट देखिए, लिंकिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्पिटेंसीज ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो सिविल सर्वेंट की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी, ट्रेनिंग और उनकी सक्षमता निर्माण को अब लिंक करने का प्रयास किया जाएगा और ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस इनटू सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। अब न केवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होंगे बल्कि अब उनको ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास किया जाएगा सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा और देखते हैं इसके क्या इसके फीचर्स हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्रीज टू डायरेक्टली इन्वेस्ट एंड को क्रिएट ए कॉमन लर्निंग इकोसिस्टम। मिनिस्ट्री जब क्या करेंगी, एक कॉमन एक शेयर्ड एक लर्निंग सिस्टम को डेवलप कर सकेंगी। और इसके अलावा दोस्तों फोकस ऑन मैसिव स्केल ट्रेनिंग ऑन ई लर्निंग। ई लर्निंग के माध्यम से क्या किया जाएगा, फोकस ऑन मैसिव स्केल ऑफ ट्रेनिंग ऑन ई लर्निंग। ई लर्निंग के माध्यम से एक मैसिव स्केल ट्रेनिंग को विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग या मिशन कर्मयोगी रोल वेस्ट की तरफ आगे बढ़ाता है। और मिशन कर्मयोगी एक तरह से न्यू कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है और इसके अंतर्गत एक प्रिस्क्राइब किया जाएगा एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान और इसके अंतर्गत इम्प्लीमेंटेशन देखा जाएगा कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान का किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। और इसके अलावा मैसिव कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव टू एंश्योर एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी, एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी को भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि मैसिव कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव इसके अंतर्गत होना चाहिए। तो इस तरह से हमने कुछ चीज़ें देखी हैं दोस्तों। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का इसमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन लर्निंग पेडागोगी का फोकस किया जाएगा। इसमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन लर्निंग पेडागोगी विकसित की जाएगी दोस्तों। और आगे देखिए, इसके अलावा कॉमन फाउंडेशन को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा एक बेंचमार्क डेवलप किया जाएगा लर्निंग के लिए, लर्निंग फॉर पब्लिक सर्वेंट्स के लिए बेंचमार्क डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ लर्निंग होगी। लर्निंग की क्या होगा, डेमोक्रेटाइजेशन होगा। इसका लर्निंग का क्या होगा, डेमोक्रेटाइजेशन होगा दोस्तों इसके अंतर्गत। तो इस तरह से हमने कई चीज़ें देखी, कई चीज़ों को समझने का प्रयास किया। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, चीज़ों को देखते हैं। अभी इसमें इस मिशन को आप पूरा देखिएगा, समझिएगा। अगर एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो पूरी लर्निंग को और पूरी ट्रेनिंग सिस्टम को आप समझ लेंगे और आपको मिशन कर्मयोगी से फिर कोई क्वेश्चन आपका ना प्रीलिम्स में, ना मेंस में और ना ही इंटरव्यू में किसी तरह से छूटेगा दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों कि गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, अकाउंटेबिलिटी एक सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। तो मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत एक इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैंने दोस्तों आपको अभी बताया था कि मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत हम 3 स्तर पर कार्य करेंगे। एक तो इंडिविजुअल लेवल पर, दूसरा इंस्टीट्यूशन के लेवल पर और तीसरा प्रोसेस के स्तर पर। तो इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। किसके माध्यम से, प्राइम मिनिस्टर एचआर काउंसिल के माध्यम से। प्राइम मिनिस्टर एचआर काउंसिल क्या होगी, एपेक्स बॉडी होगी टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन टू कैपेसिटी बिल्डिंग रिफॉर्म। जो कैपेसिटी बिल्डिंग रिफॉर्म किए जाने हैं उनके लिए एपेक्स बॉडी क्या होगी, पीएम एचआर काउंसिल। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। इसके अलावा दोस्तों कैबिनेट सेक्रेटरी होगा, कैबिनेट सेक्रेटरीट कोऑर्डिनेशन यूनिट होगी। इसके माध्यम से जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन होगा उसके साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा और स्पेशल पर्पज व्हीकल जो होगा उसको भी कोऑर्डिनेट किया जाएगा। और मिशन कर्मयोगी अपने आप में नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये आपको पता ही है जो है। कैबिनेट जो सेक्रेटरीट होगा दोस्तों वो क्या करेगा, प्रोग्रेस एंड एग्जीक्यूशन एंड ओवरसी प्लान्स। जो प्लान्स बने हैं कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के माध्यम से उनको बीच बीच में क्या करेगा, मॉनिटर, उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेगा और देखेगा कि किस तरह से इसको प्लान को और एग्जीक्यूशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह से कैबिनेट सेक्रेटरीट कोऑर्डिनेशन यूनिट भी होगी। अब दोस्तों सोचिए कैबिनेट सेक्रेटरी यहाँ पे क्यों लिया गया है। कैबिनेट सेक्रेटरी दोस्तों सिविल मोस्ट सीनियर आईएएस ऑफिसर माना जाता है, मोस्ट सीनियर आईएएस ऑफिसर माना जाता है और सिविल सर्विसेज बोर्ड का यह अध्यक्ष भी होता है, पदेन अध्यक्ष भी होता है। तो इस तरह से इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण दिखाई देती है, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है। तो इस तरह से कैबिनेट सेक्रेटरीट कोऑर्डिनेशन यूनिट रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों
एक एसपीवी होगा, ये क्या करेगा, टू ऑन एंड ऑपरेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कर्मयोगी एंड फैसिलिटेट वर्ल्ड क्लास लर्निंग, वर्ल्ड क्लास लर्निंग को यह फैसिलिटेट करेगा आईगोट कर्मयोगी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और जो एसपीवी है, एसपीवी को किस तरह से गठन किया जाएगा, एसपीवी या स्पेशल पर्पज व्हीकल का दोस्तों गठन किया जाएगा किसके माध्यम से, कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 के माध्यम से इसका गठन किया जाएगा और यह नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होगी। अब दोस्तों नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है तो इसका फंड कहाँ से आएगा, इसका फंड कहाँ से आएगा, इसको अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। उससे पहले हम देख लेते हैं कि मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत दोस्तों न्यू नेशनल आर्किटेक्चर होगा सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग एपरेटस एट इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोग्रेस लेवल फॉर एंड प्रोसेस लेवल फॉर एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी। मैंने बताया था आपको इंडिविजुअल लेवल पर कार्य करेगा तो उसके लिए एक कंपिटेंसी फ्रेमवर्क होगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल लेवल पर होगा तो उसके लिए एक संस्थागत इकाइयां हैं जो मैंने अभी आपको बताई। इसके अलावा प्रोसेस के स्तर पर कार्य किया जाएगा तो प्रोसेस के स्तर पर भी आईगोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म क्या करेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का कार्य करेगा। और इसके लिए क्या होगा, एसपीवी होगा, स्पेशल पर्पज व्हीकल होगा। ओके दोस्तों, इसके अलावा हम देख लेते हैं कि पीएम लेड एचआर काउंसिल क्या करेगी, मॉनिटर एंड सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान, जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान होंगे उनको मॉनिटर करेगी और इनको अप्रूव करेगी। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या करेगा, ट्रेनिंग के लिए जो स्टैंडर्ड्स होंगे उनमें समन्वय स्थापित करेगा, हार्मोनाइज करने का प्रयास करेगा और एक तरह से शेयर्ड फैकल्टी क्रिएट करने का प्रयास करेगा, शेयर्ड रिसोर्सेज क्रिएट करने का प्रयास करेगा जिससे संसाधनों का वेस्टेज ना हो बल्कि मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके। इसके अलावा सुपरवाइजरी रोल होगा ऑल सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन पर इसकी सुपरवाइजरी रोल दोस्तों देखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसपीवी जो होगा होली ऑन्ड एसपीवी टू ऑन एंड ऑपरेट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड फैसिलिटेट वर्ल्ड क्लास लर्निंग कंटेंट मार्केट प्लेस। एक तरह से आगे जाकर यह एक तरह से बेस्ट कंटेंट मार्केट प्लेस के रूप में भी डेवलप हो सकता है दोस्तों। तो इस तरह से हमने एक तरह से मिशन कर्मयोगी का एक आर्किटेक्चर देखा, मिशन कर्मयोगी की एक तरह से संरचना देखी, प्रोसेस देखी, प्रक्रिया देखी। इस तरह से हमने और भी कई चीज़ें देखने का प्रयास किया कि आखिरकार किस तरह से सिविल सर्वेंट काम करेंगे इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल और प्रोसेस के लेवल पर। अब दोस्तों यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें अभी पेशेंस बना के रखिएगा। पीएम लेड एचआर काउंसिल होगी, उसके अंतर्गत कौन कौन से होंगे, उसके अंतर्गत दोस्तों प्राइम मिनिस्टर तो अध्यक्ष होंगे ही, आपको पता ही है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर्स होंगे, जो स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी होंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे और इसके अंतर्गत एमिनेंट नेशनल एंड ग्लोबल एकेडमिशियन होंगे, न केवल नेशनल बल्कि ग्लोबल एकेडमिशियन होंगे। और इसके अलावा थॉट लीडर्स होंगे और इंडस्ट्री लीडर्स इसके अंतर्गत होंगे, जिससे ये क्या हो सके, ट्रेनिंग के लिए एक अच्छे मॉड्यूल डेवलप हो सके, ट्रेनिंग के लिए एक अच्छा सुपरविजन डेवलप हो सके, ट्रेनिंग के लिए क्या हो कि एक तरह से अच्छा फ्रेमवर्क डेवलप हो सके, ये सारा प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा यह काउंसिल क्या करेगी, यह काउंसिल करेगी सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए यह अप्रूव करेगी और रिव्यू करेगी। सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स को यह अप्रूव करेगी और रिव्यू करेगी। यह अपने आप में एपेक्स बॉडी है और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी कार्यक्रम को, यह पूरे कार्यक्रम को, जो राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम है उसको स्ट्रेटेजिक मार्गदर्शन देगी, एक तरह से रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करने का प्रयास करेगी और सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान को अप्रूव और मॉनिटर करेगी। इसके अलावा रिव्यू रिपोर्ट जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो रिपोर्ट सबमिट करेगा उसको रिव्यू भी करेगी। तो इस तरह से पीएम ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल की अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर दिखाई देती है। अब दोस्तों हम देखते हैं आगे किस तरह से हमने देखा कि चेयरपर्सन कौन होगा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होंगे। और इसके अलावा दोस्तों और हमने क्या देखा, पॉलिटिकल लीडरशिप में सिलेक्ट यूनियन मिनिस्टर और स्टेट चीफ मिनिस्टर्स होंगे। और इसके अलावा थॉट लीडरशिप होगी, एमिनेंट नेशनल और ग्लोबल एकेडमिशियन होंगे, थॉट लीडर्स होंगे, इंडस्ट्री लीडर्स होंगे। इसके अलावा सिविल सर्विस लीडरशिप भी इसके अंतर्गत शामिल होगी दोस्तों। इसके अलावा इसका मैंडेट क्या होगा, मैंने आपको बता ही दिया कि एपेक्स बॉडी होगी जो क्या करेगी, डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी प्रोग्राम को और अप्रूवल और मॉनिटरिंग का काम करेगी और रिव्यू रिपोर्ट को देखेगी, जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो रिपोर्ट सबमिट कर रहा है उसको रिव्यू करने का कार्य करेगा। तो इस तरह से हमने पीएम एचआर काउंसिल को अच्छे तरीके से समझ लिया, 2-3 तरह के डायग्राम देख लिए और इस तरह से आपको अच्छे से एक तरह से पीएम एचआर काउंसिल की क्या भूमिका रहेगी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हुआ। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि जो हमने ये सारी चीज़ें देख ही ली ऑलरेडी, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन यूनिट, तो कैबिनेट सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन यूनिट क्या करेगी, इसके अंतर्गत एक सिलेक्ट सेक्रेटरीज होंगे, कुछ
सेक्रेटरीज होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के, और इसके अलावा कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज होंगी जिनकी अध्यक्षता कौन करेगा, कैबिनेट सेक्रेटरी इनकी अध्यक्षता करेगा। और इसका फंक्शन क्या होगा, प्रोग्रेस और एग्जीक्यूशन जो प्लान है, जो प्लान्स हैं उनकी एग्जीक्यूशन को देखना और उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना इसका एक कार्य होगा। तो दोस्तों कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन भी होगा। इसके अलावा जो एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की भी बात की गई है ना, तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या होगा, क्या करेगा, इस कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अंतर्गत एक्सपर्ट्स इंक्लूड होंगे डिफरेंट फील्ड के, और ग्लोबल प्रोफेशनल उसके अंतर्गत इंक्लूड होंगे। दोस्तों इसका मैंडेट क्या होगा, टू प्रिपेयर एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स एंड सीक अप्रूवल फ्रॉम पीएमएचआर काउंसिल। यह क्या करेगी, एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स डेवलप करेगी और पीएमएचआर काउंसिल से अप्रूवल प्राप्त करेगी। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स जो अवेलेबल है सरकार के अंतर्गत, तो उसको ऑडिट करने का प्रयास करेगी। इसके अलावा ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स हैं उनको हार्मोनाइज करने का प्रयास करेगी। इसके अलावा शेयर्ड फैकल्टी एंड रिसोर्सेज को क्रिएट करने का यह अपने आप में प्रयास करेगा यह कमीशन। इसके अलावा दोस्तों और यह क्या कमीशन कार्य करेगा, इस कमीशन के काफ़ी व्यापक कार्य हैं, और यह कमीशन सुपरवाइजरी रोल भी करेगा सभी सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन पर। दोस्तों ध्यान दीजिए, यह सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करता है और उन पर सुपरविजन की बात करता है, उन पर सुपरविजन करेगा और उनके रोल को देखेगा। और इसके लिए एक तरह से कॉमन मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्रेस को लिए नॉर्म्स भी डेवलप करेगा। कॉमन मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए कुछ नॉर्म्स भी डेवलप करेगा। ओके दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अंडरटेक एनालिसिस ऑफ डेटा फ्रॉम कर्मयोगी, जो कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है उससे क्या करेगा, डेटा प्राप्त करेगा और उसकी एनालिसिस करेगा। इसके अलावा एनुअल एचआर रिपोर्ट भी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन डेवलप करेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या करेगा, प्रिपेयर द एनुअल एचआर रिपोर्ट एंड हेल्थ ऑफ सिविल सर्विसेज एंड टारगेट अचीवमेंट, क्या क्या टारगेट अचीव किए गए हैं उनको भी यह देखने का प्रयास करेगा। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, लेकिन अभी और भी चीज़ें बाकी हैं इसमें। तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की हमने ये सारी चीज़ें देख ली। स्टैंडर्डाइजेशन, हार्मोनाइजेशन एंड शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग रहेगा। एक शेयर्ड लर्निंग रिसोर्सेज डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा फंक्शनल सुपरविजन सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन पर रहेगा। इसके अलावा कॉमन मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए नॉर्म्स डेवलप किए जाएंगे। इसके अलावा लर्निंग रिलेटेड एनालाइज लर्निंग रिलेटेड डाटा फ्रॉम हाईकोर्ट कर्मयोगी ये रहेगा। इसके अलावा एनुअल स्टेट ऑफ सिविल सर्विसेज रिपोर्ट भी डेवलप की जाएगी। तो इस तरह से हमने कई चीज़ें इसके अंतर्गत देख ली दोस्तों। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत फंक्शन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान हमने कई तरह से फंक्शन देख लिए और किस तरह से क्या क्या रहेगा, यह किस तरह से प्रोविजन रहेंगे, इस तरह से हमने ऑलरेडी देख ही लिए हैं काफ़ी डिटेल में। तो संक्षेप में हम बता देते हैं कि एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान डेवलप करेगा, एनुअल एचआर रिपोर्ट डेवलप करेगा। इसके अलावा क्या होगा कि ऑडिट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज करेगा जो गवर्नमेंट में अवेलेबल है। स्टैंडर्डाइजेशन सजेस्ट करेगा ट्रेनिंग के लिए। एनुअल ग्लोबल पब्लिक एचआर समिट होल्ड करेगा। इसके अलावा अंडरटेक एनालिसिस ऑफ डाटा फ्रॉम हाईकोर्ट कर्मयोगी। मैंने आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता दी हैं संक्षेप में समझाने के लिए और रिवाइज कराने के लिए मैंने चीज़ों को इन सारी चीज़ों को बता दिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ें अभी इसमें बाकी हैं दोस्तों। इस तरह से एचआर रिफॉर्म्स के माध्यम से पॉलिसी इंटरवेंशन किया जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा फंक्शनल सुपरविजन रोल होगा सभी सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस पर, और मिड करियर प्रोग्राम को भी देखा जाएगा और अन्य चीज़ें भी कॉमन एंड शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों स्पेशल पर्पज व्हीकल भी इसके अंतर्गत रहेगा। और इसका क्या कार्य रहेगा दोस्तों, इसका अगर लीगल अगर हम बात करें तो यह अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी। और ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होगी। और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होगी तो दोस्तों इसके लिए संसाधन आखिरकार कहाँ से आएंगे, इसकी भी बात अभी करेंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंतर्गत इसमें कौन होगा, रिप्रेजेंटिंग ऑल पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज ऑफ द प्रोग्राम। इसके अलावा रेवेन्यू मॉडल की अगर बात करें तो इसके लिए रेवेन्यू मॉडल दोस्तों सेल्फ सस्टेनिंग होगा, अर्थात सेल्फ सस्टेनिंग। इसके लिए क्या मॉडल होगा, इसके लिए सब्सक्रिप्शन का एक मॉडल होगा। सब्सक्रिप्शन का क्या मॉडल है, ये 431 रुपीज़ लिए जाएंगे एनुअली पर एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय नहीं देगा बल्कि डिपार्टमेंट उसकी तरफ से बियर करेगा। तो एक तरह से सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल है। अब दोस्तों बात आती है कि इसके लिए 510.86 करोड़ रुपए इसके लिए ऑलरेडी अलॉट किए गए हैं। 510.86 करोड़ रुपीज़। इसमें से क्या होगा, भारत सरकार कॉन्ट्रीब्यूट करेगी और इसमें पार्शियली फंडिंग करेगी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो वर्ल्ड बैंक इसके अंतर्गत और वर्ल्ड बैंक जैसे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन की तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, 510 करोड़ में से इसमें कंट्रीब्यूशन आएगा $50 मिलियन।
अब $50 मिलियन कितने करोड़ हो गए, सोचिए, कन्वर्ट कीजिए दोस्तों। 50 मिलियन इसका मतलब है 5 करोड़। 5 करोड़ डॉलर, 5 करोड़ डॉलर को 5 करोड़ को अगर गुणा करें, मल्टीप्लाई करें 75 से, अप्रोक्सीमेटली डॉलर लगभग इसी आसपास चल रहा है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो लगभग 375 करोड़ रुपए इसके लिए हो जाते हैं 510 करोड़ रुपए में से। अर्थात सरकार तो इसमें केवल सरकार का एक तरह से आंशिक वित्तीय है, पार्शियली फंडिंग है 135 करोड़ की, और एक तरह से मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन आएगा दोस्तों। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम दोस्तों इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि एसपीवी के जो स्पेशल पर्पज व्हीकल है इसके की फंक्शंस क्या क्या हैं। दोस्तों यह कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन होगा उसको ऑन एंड ऑपरेट करेगा, उसका स्वामित्व होगा और उसको संचालित करने का कार्य करेगा गवर्नमेंट के बिहाफ में। इसके अलावा रोबस्ट कंटेंट इकोसिस्टम को डेवलप किया जाएगा, मैनेज असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन इकोसिस्टम, टेलीमेट्री, डेटा बेस्ड स्कोरिंग, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, इस तरह से इसके कई कार्य होंगे। और यह नॉन प्रॉफिट कंपनी होगी, जैसा मैंने आपको बताया कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 के अंतर्गत, कंपनी एक्ट जो है कंपनी अधिनियम है 2013 वाला, उसके अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों स्पेशल पर्पज व्हीकल के अंतर्गत फीडबैक असेसमेंट भी होगा और क्यूरेटिव एंड डिलीवरी प्रोग्राम्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट इन अदर कंट्रीज, ये भी देखा जाएगा। और द एसपीवी विल ऑन ऑल इंटेलेक्चुअल राइट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर जितने भी इंटेलेक्चुअल राइट्स होंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होंगे, उनका स्वामित्व भी स्पेशल पर्पज व्हीकल के पास ही दोस्तों रहेगा। अब हम दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि स्पेशल पर्पज व्हीकल के अंतर्गत हमने देखा कि लीगल के अंतर्गत हमने देखा कि सेक्शन 8 के अंतर्गत 100% गवर्नमेंट ओनरशिप होगी। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो रिप्रेजेंट करेंगे पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज ऑफ द प्रोग्राम। इसके अलावा रेवेन्यू मॉडल सेल्फ सस्टेनिंग होगा, 431 रुपीज़ पर एम्प्लॉय से रहेंगे और इसको बियर करेगा, डिपार्टमेंट बियर करेगा। ये सारी चीज़ें तो हमने देख ही ली। इसके अलावा दोस्तों ऑन एंड ऑपरेट करेगा, कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को ऑपरेशनलाइज करेगा, रोबस्ट कंटेंट इकोसिस्टम को, मैनेज असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन इकोसिस्टम को देखेगा, मार्केटिंग देखेगा। इसके अलावा गवर्नेंस ऑफ डेटा एंड इट्स एनालिसिस करेगा, क्यूरेटिव एंड डिलीवरी ऑफ प्रोग्राम्स होगा फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन अदर कंट्रीज। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत रहेंगी दोस्तों। इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें देख ली। किसको स्पेशल पर्पज व्हीकल को अच्छे से समझ लिया होगा आपने। कई डायग्राम्स हमने देखे, कई इनोवेटिव तरीके से, क्रिएटिव तरीके से हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी देख ली है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं कि मिशन कर्मयोगी आखिरकार क्या करेगा। वोकल फॉर लोकल इंडियन प्लेटफॉर्म, वोकल फॉर लोकल करेगा, लोकल को वोकल करेगा। समझ रहे हैं दोस्तों। डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड मैनेज डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्रिएट, बाय एंड क्यूरेट कंटेंट, मैनेज एंड डिलीवर प्रोक्टर्ड इंडिपेंडेंट असेसमेंट्स, टेलीमेट्री, डेटा बेस्ड स्कोरिंग, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, फीडबैक असेसमेंट भी किया जाएगा इसके अंतर्गत। तो इस तरह से हमने कई चीज़ें इसके अंतर्गत ऑलरेडी देख ली दोस्तों। अब आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जो सबसे महत्वपूर्ण है, आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आखिरकार ऐसा क्या होगा। तो दोस्तों आईगॉट कर्मयोगी जो प्लेटफॉर्म होगा उसके माध्यम से ऑन साइट ट्रेनिंग प्राप्त कर सकेंगे, ऑन साइट लर्निंग हो सकेगी सिविल सर्वेंट्स की। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या होगा, द कर्मयोगी प्लेटफॉर्म विल बी डिलीवर्ड बाय सेटिंग अप एन इंटीग्रेटेड government online training कर्मयोगी platform. The iGOT कर्मयोगी is a continuous online training platform, continuous online training platform which would allow all government servants from assistant secretary to secretary level to undergo continuous training depending on their domain areas. Courses from international universities will be made available on the platform for officers to take anytime. दोस्तों BN युगांतर कमेटी इन सर्विस ट्रेनिंग के लिए गठित हुई थी, तो उसने भी कहा था कि क्या कहा था उसने कहा था कि बेस्ट प्रैक्टिसेस के माध्यम से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस के माध्यम से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। और केपी गीता कृष्णन की अध्यक्षता में एक कमीशन गठित हुआ था सन 2000 में, इसे सरकार ने स्थापित किया था। तो इसका उद्देश्य भी था कि डाउन साइजिंग था गवर्नमेंट के आकार को एक तरह से कम करना और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए सिफारिशें देना था। तो इसने भी कहा था कि 17 वर्ष की जब सिविल सेवाओं का टाइम निकल जाए, 17 वर्ष का सेवा काल हो जाए, तो उसके बाद उनको आईएएस को एक फंक्शनल एरिया दे दिया जाना चाहिए। पीसी होता समिति ने भी ई गवर्नेंस ट्रेनिंग की बात की थी। तो इस तरह से कई कमेटी और कमीशन ने ऑलरेडी बात की थी और इसके अलावा संविधान समीक्षा आयोग ने भी इस तरह से चीज़ें कही थी। ओके दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ा सा लंबा आपको लग रहा होगा कि लंबा हो रहा है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ से सारे डायमेंशंस आपको पता चल जाएंगे आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के।
द प्लेटफॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू इवॉल्व इनटू ए वाइब्रेंट एंड वर्ल्ड क्लास मार्केट प्लेस फॉर कंटेंट वेयर carefully curated and vetted digital e-learning material will be made available. Besides capacity building, service matters like confirmation after probation period, deployment, work assignment and notification of vacancies etc. would eventually be integrated with the proposed competency framework. ओके दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। इस तरह से दोस्तों आईगोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोकल जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको एक तरह से ग्लोबल सॉल्यूशन प्राप्त हो सकेंगे, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिसेस अवेलेबल होगी। हम विश्व भर के अनुभव से काफ़ी कुछ सीख सकेंगे। विश्व भर में जितना भी बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है, सिविल सर्वेंट ने जो अच्छे अच्छे कार्य किए हैं उसके लिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी और सिविल सर्वेंटों को आगे मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करेंगे। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग टू ट्रेन अबाउट 2.5 करोड़ सिविल सर्वेंट, 2.5 करोड़ सिविल सर्वेंट को कभी भी ट्रेनिंग दी जा सकेगी। कंटेंट क्यूरेशन टू इवॉल्व इनटू ए वाइब्रेंट एंड वर्ल्ड क्लास मार्केट प्लेस सपोर्टेड बाय ए रोबस्ट ई लर्निंग कंटेंट एंड इंडस्ट्री प्रोवाइडिंग बेस्ट इन क्लास कंटेंट विद इंडियन वैल्यूज टू क्रिएट कंटिन्यूअस फ्रिक्शंस लेस गाइडेड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ऑल सिविल सर्वेंट। इस तरह से कई चीज़ें दोस्तों आपको दिखाई देंगी इस तरह से, और हम दोस्तों इसको आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं कि आखिरकार किस तरह से ये सारी चीज़ें रहेंगी। अभी और भी चीज़ें हैं, अभी पिक्चर बाकी है दोस्तों, इसलिए कंटिन्यूअसली देखते रहिए। अगर आपको डिटेल में समझना है चीज़ों को तो थोड़ा सा टाइम लगता है। हम आईगोट प्लेटफॉर्म को ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं और आईगोट कर्मयोगी के माध्यम से कोविड-19 के लिए हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की थी काफ़ी शॉर्ट टर्म में। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने ये आईगोट कर्मयोगी आईगोट जो प्लेटफॉर्म है वो कोविड-19 के लिए ऑलरेडी डेवलप कर रखा है। इसके अलावा ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में एक दीक्षा प्लेटफॉर्म भी है। इस तरह से कई चीज़ें दिखाई देती हैं। अब कर्मयोगी मिशन को फंडेड कैसे किया जाएगा दोस्तों? अराउंड 46 लाख सेंट्रल एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। इसमें 510.86 करोड़ विल बी स्पेंट ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम 2020 to 21 टू 2024 to 25। तो 2020-21 से लेकर 2024-25 तक ये अवेलेबल होगा। और इसको दोस्तों क्या होगा, इसमें जो मैंने आपको कहा था कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से और सरकार के माध्यम से इसका कंट्रीब्यूशन होगा। और दोस्तों इसके माध्यम से क्या होगा, बेस्ट कंटेंट डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा और लोगों की क्षमता को उनके रोल से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। द एक्सपेंडिचर इज पार्शली फंडेड बाय द मल्टीलेटरल असिस्टेंस टू द ट्यून ऑफ $50 million। $50 million दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था। अब मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क किस तरह से होगा, तो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ ऑल यूजर्स ऑन द बेसिस ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। इसमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे, उसके माध्यम से क्या होगा, उसके माध्यम से सभी यूजर्स का मॉनिटरिंग किया जा सकेगा। और इसके अलावा दोस्तों यूजर्स इंक्लूड द इंडिविजुअल लर्नर, सेल्फ सर्वेंट, द सुपरवाइजर, द ऑर्गेनाइजेशन, द पीयर ग्रुप, द कंटेंट क्रिएटर एंड द टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर। प्राइम मिनिस्टर डैशबोर्ड होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान होगा, एनुअल स्टेट ऑफ सिविल सर्विस रिपोर्ट भी होगी, इंडिपेंडेंट ऑडिट होगा। इस तरह से कई तरह से इसमें मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का ऑलरेडी व्यवस्था है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हमने कई चीज़ें ऑलरेडी देख ली हैं और कुछ चीज़ें अभी बस बाकी है, अभी कंप्लीट हो जाएगा। इसको देखते रहिए पूरा, और इसके माध्यम से आपको पता चल सकेगा कि सिविल सर्विसेज में किस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने देख ली, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बता दी आपको किस किस तरह से मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का फ्रेमवर्क होगा। अब दोस्तों अब डिसेंट्रलाइज सिविल सर्विसेज डेवलप हो सकेंगी, इसके माध्यम से साइलोलेस परफॉर्मेंस उनका डेवलप हो सकेगा। न केवल डिपार्टमेंट तक सीमित रहेंगी बल्कि उनके अंतर्गत एक कॉमन शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकेगी। ये एक तरह से एक मॉडल डेवलप किया गया है। अब्राहम मास्लो का जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मॉडल था और हायरार्की ऑफ नीड्स का जो सिस्टम था, हायरार्की ऑफ नीड्स था, उसी से प्रेरित होकर एक तरह से यह साइलोलेस परफॉर्मेंस को, डिसेंट्रलाइज सिविल सर्विस को डेवलप करने का प्रयास किया गया। यहाँ पे इस मॉडल को डेवलप करने का प्रयास किया गया। इसको देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रोफेशनल डिलीवरी की जाएगी, सर्विस की प्रोफेशनल डिलीवरी सर्विस सुनिश्चित हो, यह प्रयास किया जाएगा। प्रोफेशनल डिलीवरी ऑफ सर्विस होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोफेशनल ग्रोथ सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा पर्सनल ग्रोथ भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा एस्टीम एंड रिकॉग्निशन भी सिविल सर्वेंट का सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा, अर्थात सेल्फ ड्रिवन होगी सिविल सर्विसेज और उनके अंदर सक्षमता अपने आप ही डेवलप होगी, फुल पोटेंशियल से काम करेंगे और उनका कार्य
उनका जो कार्य है, उनका ड्यूटी है, वही उनकी पर्सनैलिटी का एक तरह से पार्ट बन जाएगा। तो इस तरह से एक सिविल सर्विस काफ़ी व्यापक बन जाएंगी। और ऐसी सिविल सर्विसेज के अंतर्गत आपको दिखाई देगा एक तरह से कि सिटीजन सेंट्रिसिटी हो सकेगी, उनमें कम्पिटेंसी फॉर हाई क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित होगी। कम्पिटेंसी फॉर हाई क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, हाई क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी कर सकें, इसके लिए उनके अंदर क्षमता विकसित हो सकेगी। क्लोजिंग द सिटीजन्स फीडबैक लूप, ये सिस्टम होगा। डिलीवरी बेस्ड रोल्स होगा। और इसके अलावा दोस्तों कैपेसिटी एट द कटिंग एज होगी। और इसके अलावा इंटीग्रेटेड एंड सीमलेस डिलीवरी होगी। बीइंग रेस्पेक्टफुल एंड सेंसिटिव टू सिटीजन्स रहेंगे। तो इस तरह से सिविल सर्वेंट के अंतर्गत कई क्वालिटी आपको देखने को मिलेंगी। इस तरह से एक कर्मयोगी ये सारी चीज़ों को, मिशन कर्मयोगी ये सारी चीज़ों को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है दोस्तों। अब हम और भी देख लेते हैं कुछ चीज़ों को। आखिरकार इस मिशन का मेरिट क्या होगा, इस मिशन से लाभ क्या होगा, इन सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं। इसके माध्यम से डेमोक्रेटाइज सिविल सर्विस डेवलप हो सकेंगी, जिनका होलिस्टिक विजन होगा। कंपिटेंसी ड्रिवन एचआर मैनेजमेंट पॉलिसी डेवलप हो सकेगी। एनहांस्ड एसेसिबिलिटी हो सकेगी। इंक्रीज एक्सपर्टीज, उनकी अब एक्सपर्टीज विकसित हो सकेगी और आगे उनकी क्षमता बढ़ सकेगी। बेटर गवर्नेंस सुनिश्चित होगी। लीड्स टू बेटर वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा डेवलप होगा। प्रोफेशनल ग्रोथ सुनिश्चित होगी। इसके अलावा यूनिफॉर्म अप्रोच भी डेवलप होगी और इसके माध्यम से कॉस्ट भी काफ़ी कुछ कम होगी। कॉस्ट क्यों कम होगी? क्योंकि कई डिपार्टमेंट क्या होंगे, वो क्या करेंगे, एक तरह से शेयर्ड वे में काम करेंगे दोस्तों। तो इस तरह से हमने कई चीज़ें दोस्तों देखने का प्रयास किया और कई चीज़ों को समझने का प्रयास किया। और इससे क्या होगा, कॉमन मैन को भी काफ़ी लाभ होगा। और जब उनकी क्षमता विकसित होगी सिविल सर्वेंट्स की, तो उसके माध्यम से क्या होगा कि अच्छी क्वालिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस होगी, तो इससे कॉमन पीपल भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब दोस्तों इसके और लाभ क्या हैं, सामान्य लाभ क्या हैं, उनको हम देख लेते हैं। सिविल सर्वेंट कई विषयों की जानकारी वाले किसी एक विशेषज्ञ नहीं होते, किसी एक प्रकार के विशेषज्ञ नहीं होते, लेकिन इस बदलते परिदृश्य में नौकरशाही को विशेष ट्रेनिंग की जरूरत होती है। मिशन कर्मयोगी इसके लिए एक अच्छा तरीका होगा। सभी सरकारी कर्मचारियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध कराना क्षमता निर्माण की प्रक्रिया में काफ़ी मददगार साबित होगा, क्योंकि अब इधर उधर से जाना आना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो है ऑन साइट ट्रेनिंग प्राप्त कर सकेंगे, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्राप्त कर सकेंगे। पहले क्या होता था, कुछ फीसदी लोगों को ही लाभ मिल पाता था, लेकिन अब 89% जो सी ग्रुप के एम्प्लॉइज हैं उसके माध्यम से ट्रेनिंग प्राप्त कर सकेंगे। और जो फेस टू फेस डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, जब उनकी क्षमता विकास होगा तो डेफिनेटली दोस्तों सिविल सर्विसेज में एक व्यापक और मेजर रिफॉर्म दिखाई देगा। उनके अंतर्गत रेस्पॉन्सिव दिखाई देगी, वो प्रोएक्टिव हो सकेंगे। ओके दोस्तों, इसके अलावा प्रमुख कार्य निष्पादक संकेतक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का मात्रात्मक मूल्यांकन एक बहुत अच्छा ही प्रस्ताव है। ये मौजूदा तरीके से बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। जैसे दोस्तों अगर कोई व्यक्ति टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रहा है या कोई व्यक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम कर रहा है, तो वहाँ पर देखा जाएगा कि कितने ऑप्टिकल फाइबर लगाए गए, कितनी वाईफाई कनेक्टिविटी हुई है और कितना सेवाओं का विस्तार हुआ है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहा है तो इसी तरह से और भी इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाएगा कि उसके माध्यम से कितना विकास हुआ है। इन सारी चीज़ों को देखने का और सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। अब इसके अंतर्गत चुनौतियां क्या होंगी दोस्तों इस कार्यक्रम के समक्ष कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न होंगी। जैसे जब सरकार मिनिमम गवर्नमेंट की बात कर रही है और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात कर रही है, तो ऐसे में कई नया सिस्टम डेवलप हो रहा है, जैसे पीएम एचआर काउंसिल। तो ऐसे में चलिए उसमें कैबिनेट उसमें क्या है, उसमें प्राइम मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर है। चलिए यहाँ तक तो सीमित है, ठीक है, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन भी होगा और कैबिनेट यूनिट भी होगी इसके लिए, और इसके लिए भी कई अन्य संस्थाएं भी दिखाई देंगी। तो ऐसे में बात आती है कि आखिरकार सरकार का मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट का दावा कहाँ तक साकार होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा दोस्तों कई नौकरशाहों ने इस बात पर चिंता जताई है कि इस योजना के लिए अलग अलग एजेंसियों से 60% फंड क्यों लिए जा रहे हैं। इसके अलावा इस पूरी प्रक्रिया में समय लग सकता है, क्योंकि पढ़ाई के लिए उचित सामग्री को इकट्ठा करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होता है। ट्रेनिंग देने वालों की पहचान में वक्त लगेगा इसका उद्देश्य, लेकिन इसको लागू करने में काफ़ी मुश्किलें और चैलेंजेस आ सकती हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल एक मैच्योरिटी हो और पॉलिटिकल एक विल पावर हो तो काफ़ी चीज़ें अच्छे से हो सकती हैं। यहाँ एक और समस्या प्रतिनिधित्व की है। जब सीधी भर्ती के जरिए लोगों की संयुक्त सचिव और के तौर पर नियुक्त किया जाएगा, तब किया जा चुका है, तब उनमें पहले क्या किया गया है कि आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई है। तो ऐसे में बात आएगी कि कहीं ना कहीं संस्थागत ढांचे में आरक्षित श्रेणी के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होगा। दोस्तों जब भी देखिए जब भी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं तो हमें आरक्षण या किसी तरह से विशेष सुविधाओं को तो त्यागना पड़ता ही है। तो इस तरह से चीज़ें हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन
कुछ चैलेंजेस के अलावा कुछ लाभ भी हैं इसके, चुनौतियां और भी हैं। जैसे योजना में केंद्र सरकार के साथ ज़्यादा केंद्रीकरण शामिल है, जिसके कारण राज्य सरकार इसका विरोध कर सकते हैं। भारतीय मूल्यों पर जोर देने से दोस्तों किस तरह की संस्कृति विकसित करना चाहते हैं, किस तरह की विचारधारा हावी होगी, इस तरह की कई चैलेंजेस हो सकते हैं। क्या उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल और मणिपुर जैसे अलग अलग क्षेत्रों के लोगों में मूल्यों को समानता को स्वीकार किया जाएगा? चलिए, समान मूल्य आपने डेवलप कर दिए, क्या उन मूल्यों को समान रूप से सभी क्षेत्रों में स्वीकार किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों समान मूल्यों की बात नहीं की जा रही है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इनमें क्या है कि एक शेयर्ड वैल्यूज की बात की जा रही है। हमारी जो इंडियन आइडेंटिटी है, हमारी जो इंडियन कल्चर है, उनके शेयर्ड वैल्यूज को हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं। तो कुछ रिटायर्ड नौकरशाह इस बात पर भी आशंकित हैं कि उनका कहना है कि सरकार की अब तक की कई नियुक्तियां इस सिद्धांत के खिलाफ हो सकती है। दोस्तों कई नियुक्तियां ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो ऐसे इन सिद्धांतों पर जो सरकार लेकर आई है मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत, तो वह कहां तक फुलफिल हो सकेंगे, इनको भी देखने में समस्या आ सकती है। दोस्तों राजनीतिक प्रयास भी क्या किए जा रहे हैं? राजनीतिक प्रयास हाल ही में कई किए गए हैं इन सारी चीजों को, चुनौतियों को और इन सारी चीजों को कम करने के लिए। जैसे दोस्तों 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारत 19वीं सदी की व्यवस्था के साथ 21वीं सदी में प्रवेश नहीं कर सकता है। इससे यह साफ हो जाता है कि नौकरशाही व्यवस्था के बारे में उनकी क्या राय थी। वह चाहते थे कि जो पुरानी नौकरशाही है उसमें बदलाव होने चाहिए। भारत सरकार के जो नरेंद्र मोदी सरकार है उसके पहले कार्यकाल में सरकार ने धीरे धीरे नौकरशाहों के 360 डिग्री मूल्यांकन का सिस्टम बनाया। दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के कुछ समय बाद ही सरकार ने 27 टैक्स अधिकारियों को समय से पहले रिटायर कर दिया। इसके बाद ऐलान किया गया कि सरकार सीधी भर्ती के जरिए और भर्तियां करेगी। दोस्तों मेरा मानना है, और सामान्य रूप से होना भी चाहिए, कि सामान्य रूप से देखते हैं कि 44 से 45% जो कर्मचारी हैं वह 40 वर्ष से नीचे के हैं, तो उनकी ट्रेनिंग पर काफ़ी फोकस किया जाना चाहिए। उनको संवेदनशीलता की और प्रोएक्टिवनेस की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, और इसके लिए काफ़ी प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन पर ट्रेनिंग फोकस किए जाने चाहिए, क्योंकि एक तरह से सिविल सर्विसेज में वही फ्यूचर लीडरशिप देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंतर्गत इस तरह की सारी चीज़ें तो हैं ही। इसके अलावा दोस्तों एक 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल भी होना चाहिए। 50 वर्ष से ऊपर के जो अधिकारी हैं उनका एक क्वार्टरली रिव्यू होना चाहिए कि किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। कहीं रीट्रेनिंग की आवश्यकता है तो उन्हें रिटर्न भी किया जाना चाहिए, रीट्रेनिंग दी जानी चाहिए जिससे और सीख सकें, और नहीं तो फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट ही एक आखिरकार विकल्प बचता है। दोस्तों इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया था, भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता वाली कानून, कार्मिक और लोक शिकायत पर संसदीय समिति ने राज्यसभा को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें सिविल सर्विसेज में डोमेन एक्सपर्ट और कई विषयों की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों को शामिल करने की सिफारिश की गई थी। समझ रहे दोस्तों? तो इस तरह की कई सिफारिशें की थी, तो इससे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हमें वर्तमान में किस तरह की आवश्यकता है। दोस्तों अब हम बस एक लास्ट टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं कि जो चेयरमैन थे भूपेंद्र यादव राज्यसभा एमपी थे, राज्यसभा एमपी, उन्होंने उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी थी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस लॉ एंड जस्टिस, ये कमेटी ने कुछ सजेशन दिए थे दोस्तों। इनको हम लास्ट में बस हम देख लेते हैं और इस टॉपिक को फिर हम समाप्त करते हैं। इसमें इन्होंने कहा था गवर्नमेंट ब्रिंग स्पेशलाइज्ड जर्नलिस्ट्स who have domain specific knowledge into the civil services to increase the efficiency of the bureaucracy। अर्थात डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज वाले स्पेशलिस्ट जर्नलिस्ट होना चाहिए। स्पेशलिस्ट जर्नलिस्ट, ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पे, स्पेशलिस्ट जर्नलिस्ट अर्थात ऐसे जर्नलिस्ट होने चाहिए जिनमें फंक्शनलिज्म हो, जिनमें स्पेशलाइजेशन की प्रवृत्ति हो, किसी कार्य विशेष में भी दक्ष होने चाहिए दोस्तों। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि मिनिस्ट्रीज की ग्रुपिंग की जानी चाहिए, उनको क्लस्टर्स में डिवाइड किया जाना चाहिए, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज जिससे डेवलप हो सके। इसके अलावा पैनल ने यह भी सजेस्ट किया था कि रूरल जो मिनिस्ट्रीज को डिवाइड किया जाना चाहिए स्मॉल क्लस्टर्स में, जैसे रूरल क्लस्टर, सोशल क्लस्टर एंड फाइनेंशियल क्लस्टर, और इस तरह के क्लस्टर्स में डिवाइड किया जाना चाहिए। इंडिया को आवश्यकता क्या थी है, स्पेशलाइज्ड जर्नलिस्ट की आवश्यकता है, ये उन्होंने कहा था। इस तरह से कई चीज़ें उन्होंने कही थी। तो इसके अलावा दोस्तों आर्बिट्रेरी पोस्टिंग कैन बी डेविएटिंग एंड कैन अफेक्ट द करियर ट्रेजेक्ट्री ऑफ सिविल सर्वेंट एंड द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें इन्होंने इस तरह से कई सजेशन दिए थे दोस्तों, और इस तरह से हमने कई सजेशन देखे, इस तरह से कई सजेशन है, आप इनको सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली दोस्तों एक कंक्लूजन निकल के आता है कि इसके माध्यम से मिशन कर्मयोगी के माध्यम से दोस्तों, मिशन कर्मयोगी के माध्यम से क्या होगा कि इसके माध्यम से जो सिविल सर्वेंट क्रिएट होंगे वो मोर क्रिएटिव, इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव, ट्रांसपेरेंट, कंस्ट्रक्टिव, प्रोएक्टिव, एनर्जेटिक, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, इमेजिनेटिव, प्रोफेशनल और इनेबलिंग,
इस तरह से कई तरह के सिविल सर्वेंट डेवलप होंगे और इस तरह से क्या होगा, सिविल सेवकों में जब क्षमता का विकास होगा तो डेफिनेटली वो है सिविल जो लोगों को सेवाएं देते हैं तो उनको काफ़ी बेहतर तरीके से सेवाएं दे सकेंगे और उनकी प्रभावशीलता में काफ़ी वृद्धि हो सकेगी दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको फाइनली कंक्लूड करना चाहूँगा कि वर्तमान में जो सिविल सेवाएं हैं उनमें एक तरह से वर्तमान हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। हम एक तरफ से देखते हैं कि रोबोटिक्स की बात की जा रही है, मशीन लर्निंग की बात की जा रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सोसाइटी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम नए नए डेवलपमेंटल वर्क्स देख रहे हैं। तो ऐसे में सिविल सर्विसेज की भूमिका को काफ़ी बढ़ाना स्वाभाविक है और सिविल सर्विसेज में संवेदनशीलता क्रिएट करना आवश्यक है। जब संवेदनशीलता क्रिएट होगी तभी वह अपनी शासक वर्ग की मानसिकता को छोड़ते हुए जो सिविल सर्वेंट का जो मेन गोल है, सर्वेंट की एक प्रवृत्ति होना, हम लोगों के सेवक हैं, लोगों की अच्छी से अच्छी सर्विसेज मिल सकें, इसको हम सुनिश्चित कर सकें, इसके लिए हम सिविल सर्वेंट डेवलप कर सकेंगे 21वीं सदी में। इसी कर्मयोगी का यही उद्देश्य है कि ऐसे कर्मयोगी सिविल सेवक बनाना जिसके माध्यम से हम 21वीं सदी में नई तरक्कियों को छू सकें और नए भारत के लिए हम व्यापक तरीके से नींव रख सकें। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। थोड़ा विस्तृत डिस्कशन हुआ लेकिन इसके माध्यम से आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में सभी में हेल्प मिल सकेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।